नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा टॉपिक चल रहा था हड़प्पा सभ्यता, जिसमें हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य, धातु व शिल्प इत्यादि टॉपिकों पर हम अध्ययन कर चुके हैं। अब आता है हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की प्रजाति के संबंध में। तो वहाँ पर भी एक अलग अलग विद्वानों में, इतिहासकारों में मत देखने को मिलते हैं, जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर। कुछ मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलायड थी, कुछ मानते हैं भूमध्य सागरीय थी, कुछ मानते हैं मंगोलियन थे ये, और कुछ मानते हैं ये अल्पाइन थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों में अधिकांश से भूमध्य सागरीय प्रजाति के साक्ष्य मिले हैं, जो कि सर्वाधिक हैं यहाँ पर। सिंधु सभ्यता के वासी मूर्ति पूजक प्रतीत होते हैं, क्योंकि यहाँ पर से विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियाँ उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। पाशुपति शिव का चित्रण मोहनजोदड़ो की मोहर से प्राप्त हुआ है। शिव की पूजा लिंग रूप में भी लोकप्रिय थी, जिसका वैदिक काल में विरोध किया गया था। काल्पनिक वीर पुरुषों की पूजा का भी साक्ष्य यहाँ से मिलता है, जिसमें एक व्यक्ति को जानवरों, बाघ, हाथी से लड़ते हुए दिखाया गया है, तथा एक चित्र में आधा शरीर बाघ का है तथा आधा शरीर मनुष्य का मिला है। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक विशेषता मातृ देवी की पूजा थी। इसलिए सिंधु सभ्यता को हम देखते हैं, क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक समाज था। ये एकमात्र उदाहरण है प्राचीन उसमें। उर्वरता की देवी के रूप में भी नारी की पूजा की जाती थी। विभिन्न जानवरों व वृक्षों की पूजा के भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। पीपल को पवित्र वृक्ष माना जाता था। अंधविश्वासों का भी अस्तित्व सिंधु सभ्यता में रहा होगा, क्योंकि ताबीज जैसे वस्तुओं का प्रमाण हमें सिंधु सभ्यता से मिला है। कालीबंगा व लोथल से अग्नि पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। इतनी धार्मिक विशिष्टताओं के होते हुए भी समकालीन सभ्यताओं में पुरोहितों का महत्व देखते हुए भी आश्चर्यजनक रूप से इस सभ्यता में मंदिरों और पुरोहितों के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो यह एक सोचने वाली बात है। अब आते हैं हम कि सिंधु सभ्यता में सावधान की कौन कौन सी विधियाँ थी। यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार की विधियाँ प्रचलित थी, जिसमें नंबर 1 आंशिक समाधान, नंबर 2 पूर्ण समाधान, नंबर 3 दाह संस्कार के बाद समाधान, जो कि सर्वाधिक प्रचलन में था। हड़प्पा से ताबूत, R37 समाधान और सिमेट्री H के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोतड़ा से बर्तन के साथ या कलश के साथ समाधान के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से गोल गड्ढे में सबको दफनाया जाता था, उसके साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सड़कों पर बिखरे हुए शव प्राप्त हुए हैं। तो ये बताता है कि इस प्रकार से यहाँ पर संविधान की विधियाँ प्रचलित रही होंगी। अब आते हैं हम सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में मत क्या हैं। सिंधु सभ्यता जो कि बहुत ही लंबे समय तक जीवित रहने वाली सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी, इसने एक सभ्य समाज के निर्माण में अपने योगदान दिया। उसके पतन हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ या वस्तु कुछ भी हो, जिसका जन्म जिस अस्तित्व में है, उसका पतन भी निश्चित है। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो शिखर पर जाएगा उसे एक दिन नीचे गिरना ही पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम भी है। तो इसके लिए इतिहासकारों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। इतिहासकार मार्टिन विलर और गॉर्डन चाइल्ड मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए
आर्य उत्तरदायी थे या इनका आकस्मिक रूप से अंत हुआ, क्योंकि हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है जो कि आर्यों की सभ्यता मानी जाती है। इसलिए मार्टिन विलर और गार्निकल्ट क्या मानते हैं, इनके विनाश के लिए आर्य उत्तरदायी थे। फेयर सर्विस वो मानते हैं कि पारिस्थितिक असंतुलन व संसाधनों में कमी के कारण ये सब इसका पतन हुआ, जबकि जॉन मार्शल और डेल्स मानते हैं विनाश के लिए आर्य जिम्मेदार नहीं थे। और पासेल और मलिक मानते हैं कि सभ्यता की निरंतरता की, उनका मत है कि जो उदय हुआ है या उत्थान हुआ है उसका पतन निश्चित है, तो सभ्यता की निरंतरता के कारण ये हुआ। तो ये सब इसके पतन के संबंध में विचार हैं इतिहासकारों के, विद्वानों के। तो ये थी हमारी सिंधु सभ्यता। आपने देखा इनके महत्वपूर्ण स्थल के बारे में, ये कहाँ कहाँ फैली थी, अभी भी बहुत सारी खुदाई होनी बाकी है। और अभी हाल ही में हरियाणा में सिंधु सभ्यता के डेयरी के साक्ष्य मिले हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये आपको पढ़ना है। धन्यवाद विद्यार्थी।